मैं ऋचा कुमारी। आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रही हूँ। हर लड़की एक ईमानदार, सच्चे और प्यार करने वाले प्रेमी या पति की चाहत रखती है, लेकिन क्या होता है जब एक सुंदर, नेक दिल और मेहनती लड़की का सामना एक प्रेमी से होता है। यह मामला इसका एक आदर्श उदाहरण है। इस मामले में अपराधी पुलिस के सामने खड़ा था, लेकिन फिर भी पूरे शहर की पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। हालांकि यह अपराधी की एक छोटी सी गलती थी, जिसने उसे ढेर कर दिया। पुलिस इस हत्यारे तक कैसे पहुंचती है, यह अपने आप में एक भयानक कहानी है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा नाम का एक शहर है, जहां सलमा सुल्ताना नाम की 25 वर्षीय महिला अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में कई झरने, गुफाएं, हरे भरे जंगल, प्राचीन स्मारक और दुर्लभ वन्य जीव देख सकते हैं। इसके अलावा कोरबा शहर अपनी 3 प्रमुख कोयला खदानों के लिए जाना जाता है। अब यह 21 अक्टूबर 2018 था। सलमा एक स्थानीय समाचार एंकर और रिपोर्टर थी, इसलिए उसे अभी भी एक महत्वपूर्ण समाचार को कवर करने के लिए अपने घर से बाहर जाना था। सलमा कुसमुंडा नामक स्थान पर रहती थी, और जहां उसका कार्यालय स्थित था, वह उसके घर से लगभग 9 मील दूर था। इसलिए सलमा ने अपने कार्यालय के पास एक घर किराए पर लिया और वह कभी कभार ही अपने माता पिता के घर जाती थी। लेकिन इस बार जब सलमा घर से निकली, तो वह केवल एक बैग लेकर जल्दी में थी और वह अपने स्कूटर पर निकल गई। 21 अक्टूबर का दिन ऐसे ही बीत गया और सलमा अपने परिवार को फोन किए बिना अपने कार्यालय पहुंच गई। अगले दिन सलमा के पिता ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। फिर भी सलमा के पिता ने सोचा कि शायद वह किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही होगी, इसलिए उसने अपना फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखा होगा या उसे बंद कर दिया होगा। हालांकि जैसे जैसे सलमा के परिवार के फोन कॉल का जवाब दिए बिना दिन बीतते गए, उन्हें उसकी चिंता होने लगी। जब यह चिंता पड़ोसियों तक पहुंची, तो कुछ ने अनुमान लगाया कि सलमा अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी, जबकि अन्य ने सुझाव दिया कि वह फिल्मी करियर के लिए फिल्म सिटी, मुंबई चली गई होगी। लोग अनुमान लगा रहे थे क्योंकि वे सलमा के परिवार से कहते थे कि वह बहुत खूबसूरत है और उसे फिल्मों में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। कुछ समय के लिए सलमा के परिवार ने भी इन बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। हालांकि वे अभी भी अपनी बेटी को उसके दोस्तों से बात करके खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सलमा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, 3 महीने बीत गए, साल बदल गया और अब जनवरी 2019 आ गया था। सलमा ना तो घर लौटी और ना ही अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की। इस बीच 20 जनवरी को सलमा के पिता का निधन हो गया। यह एक बहुत ही दुखद घटना थी, और जिसने भी इसके बारे में सुना, वह सलमा के घर आया। यहाँ तक कि सलमा के परिवार ने उसके दोस्तों और सहकर्मियों को उसके पिता की मौत के बारे में बताने के लिए फोन किया, लेकिन सलमा के बारे में किसी को पता नहीं चला और वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आई। अब सलमा का इंतजार किया जा रहा था। शाम तक सलमा के पिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस समय तक सभी को लगने लगा था कि सलमा वास्तव में अपने परिवार को भूल गई है और अपने प्रेमी के साथ कहीं नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। लेकिन फिर भी सलमा के दोस्त, सहकर्मी, रिश्तेदार और यहाँ तक कि परिवार के सदस्य भी हैरान थे कि सलमा अपने सहायक पिता के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आई। अब कुछ रिश्तेदार सलमा के परिवार से कहने लगे कि उन्हें पुलिस स्टेशन में सलमा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करानी चाहिए। फिर एक दिन सलमा का भाई और उसकी मां कुसमुंडा पुलिस स्टेशन गए और वहां सलमा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस रिपोर्ट में सलमा के परिवार ने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि कैसे सलमा 21 अक्टूबर की शाम को घर से निकली और 3 महीने बाद भी उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत तो लिख ली थी, लेकिन वे काफी नाराज थे क्योंकि सलमा 3 महीने से लापता थी और उसकी गुमशुदगी की शिकायत पहले भी दर्ज की जा सकती थी। पुलिस ने अब अपनी जांच यहां शुरू की। सबसे पहले सलमा के परिवार से पूछताछ की। इसके अलावा पुलिस ने सलमा के संपर्क में आए सभी लोगों से पूछताछ की, जिसमें कुछ रिश्तेदार, पड़ोसी और उसके सहकर्मी शामिल थे। फिर पुलिस ने उसके परिवार से उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। हालांकि उन्हें शुरू में सलमा के बारे में सामान्य बातें ही पता चलीं, लेकिन उन्हें यह पता चला कि चूंकि उसका दफ्तर उसके घर से 9 मील दूर था, इसलिए उसने अपने दफ्तर के पास ही एक घर किराए पर ले रखा था। अब सलमा हर 2 महीने में एक बार ही घर जा पाती थी। लेकिन कुछ समय की जांच के बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि रेलवे स्टेशन पर कई दिनों से एक स्कूटर खड़ा था। पुलिस वहां जाती है और स्कूटर को अपने कब्जे में ले लेती है। जब वे स्कूटर का रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, तो वह सलमा सुल्ताना के नाम से रजिस्टर्ड होता है। फिर वे स्कूटर को उसके परिवार को दिखाते हैं, जो उसे सलमा के नाम से पहचानते हैं। इस बीच पुलिस को गांव वालों द्वारा फैलाई गई अफवाहों के बारे में भी पता चलता है, इसलिए वे इस संभावना पर विचार करते हैं कि सलमा का कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है और वह अपने स्कूटर को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर उसके साथ ट्रेन से किसी दूसरे शहर चली गई होगी। पुलिस कुछ समय तक इस थ्योरी पर काम करती है, लेकिन बाद में सलमा के लापता होने का मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। सलमा के भाई और मां ही उसके लापता होने के मामले की जानकारी लेने के लिए नियमित रूप से थाने जा रहे थे। न्यूज चैनल ने भी इस खबर को हटा दिया था। अब कहीं से कोई दबाव न होने के कारण पुलिस ने भी इस केस पर काम करना बंद कर दिया था। इससे सलमा की मां और उसके भाई की उम्मीदें टूट गईं,
अब साल 2019 ऐसे ही बीत गया। 2020 में भारत में भी लॉकडाउन लगा। इस बीच 2021 और 2022 भी बीत गए और अब साल 2023 आ गया था। मार्च 2023 में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान नाम से एक अभियान शुरू किया। इसका मतलब था कि इस अभियान में पुलिस को एक बार फिर पुराने अनसुलझे गुमशुदा मामलों पर ध्यान केंद्रित करना था और उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी थी। इस अभियान के दौरान सलमा सुल्ताना की गुमशुदगी की फाइल भी रॉबिन्सन नामक मुख्य पुलिस अधीक्षक के हाथ लग गई। सलमा लगभग 5 साल से लापता थी। सलमा के केस की फाइल पढ़ने के बाद रॉबिन्सन ने उसे खोजने के लिए प्रयास करने का फैसला किया। सबसे पहले जब पुलिस अधिकारी ने इस केस को पढ़ा तो उन्हें लगा कि पुलिस ने इस केस पर पहले ठीक से काम नहीं किया, वरना इसे सुलझाया जा सकता था। यह केस अब फिर से खुल चुका था और इसे सुलझाने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई। इसके बाद पुलिस की स्पेशल टीम ने सलमा के परिवार, पड़ोसियों और दोस्तों से एक बार फिर पूछताछ शुरू की। इससे पुलिस के मन में एक सवाल उठा कि आखिर इतने सालों में सलमा ने एक बार भी अपने किसी करीबी से संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की। नतीजतन पुलिस के मन में एक और सवाल उठता है कि सलमा अभी जिंदा है या नहीं। इसके बाद पुलिस ने अब अपने मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया। कुछ ही समय बाद पुलिस को अपने मुखबिरों से जानकारी मिली कि 2018 में सलमा के नाम पर 5 लाख रुपए का लोन जारी किया गया था और यह लोन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया था। यह जानकारी पुलिस को काफी महत्वपूर्ण लगी, इसलिए आनन फानन में एक टीम बैंक भेजी गई। बैंक मैनेजर से बात करने पर पता चला कि सलमा द्वारा लिया गया लोन अभी भी बैंक में जमा हो रहा है और समय पर जमा हो रहा है। इस बात से पुलिस को काफी हैरानी हुई, इसलिए उन्होंने सलमा के भाई और मां से इस बारे में बात की, लेकिन सलमा के परिवार को इस लोन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब पुलिस सोचने लगी कि अगर सलमा अभी भी अपना लोन चुका रही है तो बैंक को पता चल जाएगा कि उसके लोन की किस्त कहां से आ रही है। इसलिए पुलिस वापस यूनियन बैंक जाती है, जहां उन्हें बताया जाता है कि इस लोन की किस्त गंगाश्री नाम के जिम से जमा हो रही है। इसके बाद पुलिस कोरबा के गंगाश्री जिम जाती है, लेकिन उस समय उसका मालिक वहां नहीं था। इसलिए पुलिस ने जिम के कर्मचारियों से कहा कि मधु जब भी आए उसे थाने भेज दिया जाए। दरअसल जिम मालिक का पूरा नाम मधु साहू था। अब पुलिस थाने में मधु का इंतजार करने लगी, लेकिन पूरा दिन बीत गया और मधु थाने नहीं पहुंचा। इसलिए अगले दिन पुलिस मधु के बारे में पूछताछ करने के लिए फिर से जिम जाती है, लेकिन तब भी मधु जिम में नहीं था। जब उसने फोन भी नहीं उठाया तो पुलिस को उस पर शक होने लगा। अब पुलिस ने मधु के पिछले 5 सालों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सलमा की सीडीआर निकलवाई। दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि सलमा और मधु दिन में कई बार एक दूसरे से बात करते थे। इस वजह से पुलिस को लगा कि सलमा के गायब होने में मधु का हाथ हो सकता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस को मधु के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। फिर एक दिन अचानक एक आदमी थाने में आता है और कहता है, जिस सलमा को तुम ढूंढ रहे हो वह मर चुकी है और मधु ने अपने जिम के ट्रेनर की मदद से उसकी हत्या कर दी है। यह सुनकर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई, लेकिन वे अपनी जांच शांति से कर रहे थे। हालांकि पुलिस के सामने मधु के जिम का वही ट्रेनर था जिसने मधु के साथ हत्या की थी। लेकिन पुलिस उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं करती, क्योंकि अगर वे उसे पकड़ लेते और मधु को पता चल जाता तो वह किसी दूसरे देश भाग सकता था। पुलिस ने धैर्य से काम लिया और सही समय का इंतजार किया गया। उसके बाद अगस्त 2023 में पुलिस के मुखबिरों ने मधु का पता लगाया और पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस तुरंत उस स्थान पर गई और 14 अगस्त को मधु को गिरफ्तार कर लिया। मधु को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके साथी कौशल श्रीवास को भी पकड़ लिया। फिर दोनों से अलग अलग कमरों में अलग अलग पूछताछ की गई। पहले तो हर अपराधी की तरह उन्होंने पुलिस के सामने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने कबूल कर लिया कि सलमा मर चुकी है और उन दोनों ने मिलकर उसे मार डाला है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस तरह थी। साल 2016 में जब सलमा पत्रकारिता के क्षेत्र में मशहूर होने लगी तो उसने सोचा कि उसे फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। सलमा ने पहले कई जिम ट्राई किए, लेकिन बाद में उसे गंगाश्री जिम पसंद आ गया। यह जिम मधु साहू का था और वह वहां ट्रेनिंग भी देता था। मधु की कई गर्लफ्रेंड थी और वे सभी उसकी पर्सनालिटी की वजह से उसकी ओर आकर्षित होती थी। जब कोई लड़की मधु को पसंद आती तो वह पहले उसे ट्रेनिंग देता, फिर अपने पैसे और बॉडी से उसे इम्प्रेस करता और फिर उनसे शारीरिक संबंध बनाता। जब मधु उस लड़की से ऊब जाता तो या तो पैसे देकर या फिर झूठ बोलकर ब्रेकअप कर लेता। जी हाँ, आपने सही सुना, लड़की को पैसे देकर। अब मधु का सलमा के साथ भी यही हाल था। ट्रेनिंग के दौरान मधु ने भी उसे इम्प्रेस किया, जिसके बाद सलमा को भी मधु से प्यार हो गया और फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए। कुछ समय तक जहां सलमा किराए के मकान में रहती थी वहां दोनों साथ रहते थे, लेकिन वहां एक नौकरानी भी काम करती थी जो रोज सलमा के किराए के मकान में आकर सफाई वगैरह करती और फिर चली जाती। अब सलमा और मधु काफी समय से रिलेशनशिप में थे, इसलिए सलमा अब शादी करना चाहती थी और मधु को अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। लेकिन जब सलमा ने मधु से शादी की बात की तो वह काफी हैरान हुआ,
क्योंकि वह सलमा से शादी नहीं करना चाहता था। इसलिए जब भी सलमा शादी की बात करती तो मधु बात बदल देता। इस बीच मधु भी सलमा से दूर होने लगा। फिर कुछ समय बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। हत्या की रात एक दिन सलमा को मधु की सच्चाई पता चल जाती है। दरअसल एक दिन सलमा के हाथ मधु का फोन लग जाता है, जिससे सलमा को पता चलता है कि मधु के कई दूसरी लड़कियों से संबंध हैं। इसी वजह से अब सलमा मधु के चरित्र पर सवाल उठाने लगी। उस दिन से ही इन दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। अब मधु को भी डर लगने लगा कि अगर सलमा ने पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ शिकायत कर दी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अब मधु ने सलमा को अपने रास्ते से हटाने की सोची। फिर जब अक्टूबर 2018 में सलमा उसके घर गई तो 21 अक्टूबर को मधु ने ही सलमा को मिलने के लिए बुलाया था। मधु ने सलमा को अपने किराए के घर पर बुलाया। उस दिन मधु का दोस्त कौशल भी वहीं था। शुरुआत में तो दोनों के बीच सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बाद में जब मधु ने रिश्ता तोड़ने की बात कही तो दोनों में बहस शुरू हो गई। मधु को लगा कि सलमा ब्रेकअप के लिए राजी नहीं होगी, इसलिए गुस्से में उसने सलमा का गला घोंट दिया। इसके बाद मधु ने सलमा के शव को ठिकाने लगाने के लिए अतुल शर्मा नाम के अपने दोस्त को बुलाया। अतुल कार लेकर पहुंचा और सलमा के शव को चादर में लपेटकर डिक्की में रख दिया। फिर मधु, कौशल और अतुल के साथ मिलकर गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। सलमा जिस स्कूटर से आई थी उसे रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया। साथ ही सलमा का फोन भी नष्ट कर दिया। शव की खोजपूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस मधु और उसके साथियों को साथ लेकर सलमा का शव ढूंढने निकली। हालांकि काफी कोशिशों के बाद भी वे अपराधियों द्वारा बताए गए स्थानों पर शव नहीं ढूंढ पाए। पुलिस को शक था कि अपराधी उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजतन पुलिस ने उनसे फिर से सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार मधु ने पुलिस को एक और स्थान बताया। हालांकि उस स्थान पर पहुंचने पर पुलिस को संदेह होने लगा कि अपराधी एक बार फिर झूठ बोल सकते हैं। दरअसल मधु ने जहां सलमा को दफनाने का दावा किया था वह एक 4 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग था। लेकिन अपराधियों के बार बार दिए गए बयानों के बाद पुलिस एक बार फिर जोखिम लेने पर विचार कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने राजमार्ग पर खुदाई की अनुमति के लिए अदालत को एक आवेदन लिखा। हालांकि यह तीनों अपराधी अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में थे कि आखिर उन्होंने सलमा की लाश को कहां दफनाया था। उन्हें बस इतना याद था कि जहां सलमा की लाश दफनाई गई थी उसके पास ही एक बड़ा पेड़ था। अंतरिक्ष से मदद पुष्टि के लिए पुलिस ने अक्टूबर 2018 की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से सैटेलाइट इमेज मांगी और उस स्थान के निर्देशांक भेजे जिसकी सैटेलाइट इमेज उन्हें चाहिए थी। सैटेलाइट इमेज में वह पेड़ तो सलमा सुल्ताना हत्याकांड पूरी कहानी दिखा, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने खुदाई से पहले ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार नामक मशीन का भी इंतजाम किया। साथ ही थर्मल इमेजिंग और 3D इमेजिंग जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया। फिर पेड़ के पास खुदाई शुरू होती है और 8 फुट गहरे गड्ढे से कुछ हड्डियों के टुकड़े बरामद होते हैं। पुलिस को यह भी पता चलता है कि दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। इन हड्डियों के साथ पुलिस को एक चादर, चप्पल और कुछ बाल भी मिले। फॉरेंसिक टीम ने इन वस्तुओं को अपने पास रख लिया और पुष्टि की कि यह सलमा की ही है। फिलहाल तीनों जेल में हैं और मामला कोर्ट में चल रहा है। अंत में बात करते हैं उस शख्स की जिसने पुलिस को जानकारी दी। जब पुलिस मधु की तलाश कर रही थी तो उसके जिम के कुछ कर्मचारी और उसका एक बिजनेस पार्टनर साथ में शराब पी रहे थे। हालांकि इस पार्टी के दौरान कौशल और मधु के बिजनेस पार्टनर के बीच बहस हो गई। इसी बीच कौशल ने मधु के बिजनेस पार्टनर से कहा, तुम मुझे नहीं जानते। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हें मारकर ऐसी जगह दफना दूंगा कि पुलिस तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। इसके बाद जिम ट्रेनर कौशल भी अपनी दबंगई दिखाते हुए कहता है, मैंने मधु को सलमा को ऐसी जगह दफनाने में मदद की है जहां पुलिस उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। यह सुनकर मधु का बिजनेस पार्टनर हैरान रह गया। बाद में जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो सभी घर चले गए। लेकिन बाद में मधु के बिजनेस पार्टनर ने पुलिस के पास जाकर सारी बात बता दी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मधु और इस आदमी के बीच उनकी साझेदारी को लेकर विवाद चल रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर उस आदमी ने सोचा कि अगर मधु जेल चला गया तो वह उसके साथ अपने पैसों का मामला सुलझा लेगा। और इस तरह मधु और उसके दूसरे क्राइम पार्टनर पकड़े गए। इस तरह सलमा सुल्ताना हत्याकांड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।